जीएसटी में कुछ जब शुरू में लॉन्च हुई थी तो कुछ समस्याएं ज़रूर थीं। अब लेकिन जैसा हम लोग इंटरैक्ट करते हैं ट्रेड से और बाकी लोगों से, जीएसटी में अब चीज़ें काफ़ी सरल हो गई हैं। अब छोटे व्यापारियों से हम लोग इंटरैक्शन में रहते हैं, उनकी कोई दिक्कतें होती हैं तो वो हमारे ऑफिस के लोग, हमारे जो कलीग्स हैं, उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप तरीके में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। विश्व की सबसे तेज रफ्तार से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। उसमें कहीं ना कहीं धारा प्रवाह अंग्रेजी का नहीं बोल पाना भी एक कारण है। जब भी मैं पढ़ने गया था बॉम्बे में मेडिसिन की पढ़ाई, तो भी पुणे में, बॉम्बे में बहुत नंबर ऑफ़ इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत ज़्यादा थे। इंजीनियरिंग सेक्टर की पढ़ाई का कम होना, कम कॉलेजेस होना, जिसकी वजह से बिहार के बच्चे बाहर जाके इंजीनियरिंग की डिग्रीज हासिल करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और मगही आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर यशोवर्धन पाठक जी से, जो कि बतौर कमिश्नर जीएसटी कार्यरत हैं और हम अभी उनके आवाज़ पर आ चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, और जब जीएसटी की बात आती है तो कहीं 30%, कहीं 6%, कहीं 18%, तो ये हमें इसे यूनिफाई करने में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या समस्याएं आती हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और इनके दैनिक दिनचर्या के भी बारे में जानेंगे और इनके जो भी इनके कार्यकाल में इन्होंने जो भी अनुभव किया उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर यशोवर्धन पाठक से। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहली और सबसे अहम बात ये कि कैसा रहा आपका अनुभव, कैसा है ये जीएसटी में आप कार्यरत हैं, तो कैसा लग रहा है काम करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तैनाती बिहार में पिछले वर्ष अक्टूबर में हुई यहाँ पे, और वैसे तो मैं मूलतः बिहार से हूँ, लेकिन करीब 30 वर्षों बाद मुझे बिहार में वापस आना हुआ। शिक्षा के लिए मैं बाहर था, बॉम्बे में था, और स्कूलिंग मेरी धनबाद में हुई और पोस्टिंग भी मेरी ज़्यादातर दिल्ली के आसपास रही, वेस्टर्न यूपी में रही, कानपुर में रही, आगरा में रही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अपने गृह प्रदेश में काम करने का एक ईश्वरीय मौका मिला है। बट आप बक्सर से हैं मेरे ख्याल से। जी, मैं बक्सर से मूलतः बिलोंग करता हूँ। तो बक्सर और आरा से बहुत सारे कलाकार निकलकर सामने आए, तो आप जीएसटी कमिश्नर? नहीं, कला में मैं इंटरेस्टेड ज़रूर रहता हूँ, बट बक्सर और आरा की एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है भोजपुरी की। जब हम बात करते हैं भोजपुरी भाषा की, तो भोजपुरी भाषा से जुड़े जितनी भी कलात्मक चीज़ें हैं, बहुत सी कलात्मक चीज़ें हैं, वो आरा, बक्सर, छपरा, सिवान, इन ज़िलों में है। और मुझे अच्छा लगता है उनसे मिलके। बहुत से कलाकार हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, बहुत से सिंगर हैं भोजपुरी के, बहुत से फिल्म एक्टर हैं, और भी बहुत सी कला की चीज़ें हैं। छठ वैसे तो पूरे बिहार का त्यौहार है, बट हम लोग जिस तरीके से भोजपुरी बेल्ट में मनाते हैं, और जो भोजपुरी बेल्ट का एक अपना अलग फ्लेवर और तेवर होता है, ज़रूर वो उसको हम लोग पसंद करते हैं। मैं आपको एक बात और बताते चलूँ कि कमिश्नर साहब एमबीबीएस हैं, तो कभी ऐसा हुआ वर्क प्लेस में कि क्योंकि आप डॉक्टर की पढ़ाई कर चुके हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी आपके कर्मचारी ने कहा हो कि यार तबीयत ख़राब है, दवाई बता दो, ऐसा कुछ वाकया? बिल्कुल। मेरी शिक्षा एमबीबीएस में रही है, करीब 6 साल वहाँ रहा हूँ मैं, एमबीबीएस की पढ़ाई की है। और ये रेगुलर होता है, अगर ऑफिस में भी, और मैं खुद भी देखता हूँ, और ऑफिस में अगर किसी को एक सर्दी ज़ुकाम या जो इस तरह की चीज़ें हैं, बुखार है या और भी बीमारी है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें समय समय पर मैं अपनी कभी मांगे और कभी बिना मांगे भी राय देता रहता हूँ। यानी कि जीएसटी की समस्या हो या शारीरिक समस्या हो तो आपसे मिल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और बीच में मुझे मौका भी मिला था माननीय भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी एमओएस के साथ काम करने का। तो उस पीरियड में मैंने भारत सरकार के और इवन राज्य सरकारों के हेल्थ के स्वास्थ्य संबंधित जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत करीब से देखा।
तो उसके बाद भी और समय समय पर मैं अपने मित्रों से मिलता हूँ, और जो डॉक्टर मित्र हैं मेरे सर्विसेज के अलावा, और उनसे जो हेल्थ सेक्टर में, मेडिसिन में जो नए नए डेवलपमेंट्स हैं उस पर चर्चा होती है, उस पर बातें होती हैं। स्पेशली जो मेरा ये कार्यकाल रहा स्वास्थ्य विभाग में, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं, जैसे मैंने कहा, मैं मांगे बिना मांगे राय देता रहता हूँ, बिकॉज मेरा कोर हीलिंग में है, मेरा कोर डॉक्टर है। वैसे एक बात और बताते चले कि अभी सर बिहार में कार्यरत है, इससे पहले नोएडा में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया है। वैसे जैसे एक टाइम था जब यूपी और बिहार को एक साथ लोग काउंट करते थे, कहते थे यूपी और बिहार, पर अभी बिहार तो बहुत पीछे हो चुका है, पर नोएडा जो यूपी का है वो इतना तरक्की कर चुका है और आईटी हब के नाम से बहुत ही विख्यात है। तो बिहार इतना पीछे क्यों, और क्या चीज़ें होनी चाहिए, बदलाव क्या होने चाहिए? देखिए, नोएडा में मैं करीब 2 साल रहा। नोएडा बिकॉज़ एक एनसीआर का पार्ट है। नोएडा इज़ दिल्ली के बहुत समीप है, दिल्ली के साथ बॉर्डर है, और दिल्ली की जो भारत की राजधानी है, जो वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ हैं, उसका एडवांटेज नोएडा को मिलता है। और ज़रूर नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ की सरकारों ने, राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने, सब ने मिल के काम किया है, और आज नोएडा में केवल भारत का ही नहीं कहूँगा, एक विश्व का इम्पॉर्टेंट आईटी हब बन चुका है। इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। इनफैक्ट अभी वहाँ पे मैं जब था तो बहुत सी बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ हैं, जैसे सैमसंग है, जैसे एप्पल है, ये लोग भी अपना इंटरेस्ट, सैमसंग तो ऑलरेडी काम कर रही है, और ओप्पो है, इवन एप्पल ने इंटरेस्ट जताया है। HCL जैसी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज करती है, इसका हेडक्वार्टर भी नोएडा में है। तो बहुत से कारण हैं। नोएडा दिल्ली के पास है। वेस्टर्न यूपी, एक हमेशा से वेस्टर्न यूपी की जो डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो काफ़ी अच्छी थी, बेटर थी। ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी के बीच एक गैप है, वेस्टर्न यूपी थोड़ा बेटर है, और नोएडा चूँकि उसका हिस्सा था, और नोएडा में बहुत से डेवलपमेंट्स हुए। नोएडा की इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस ग्रोथ पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी अच्छी हुई है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें, गुड़गांव एक क्षेत्र है हरियाणा का, वो भी काफ़ी विख्यात है। गूगल, एसेंचर, TCS जैसी कंपनियां हैं वहाँ पे, मल्टीनेशनल MNCs है वहाँ पे, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, वो भी बहुत आगे निकल गया। बिहार में ऐसी क्या मेजर चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम बदले तो बिहार कभी थोड़ा सा किनारा छू सकता है हरियाणा, गुड़गांव का या नोएडा का? देखिए, मुझे अभी बहुत कम समय हुआ बिहार में, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत जजमेंट है। जैसे मैंने आप गुड़गांव कहा, गुड़गांव में एयरपोर्ट बहुत मेजर फैक्टर था। एयरपोर्ट के बगल में होने की वजह से गुड़गांव में बड़ी बड़ी जो विश्व की IT कंपनीज थी, जैसे गूगल है और भी बड़ी सारी कंपनीज़ हैं, वो आई वहाँ पे। इसके अलावा बिहार से, जैसे मैंने खुद पढ़ाई की और हम लोग जब बाहर गए, मैं बॉम्बे में रहा करीब 8 साल और दिल्ली में रहा सिविल सर्विसेज की तैयारी में, तो मैंने पाया कि एक मेजर कारण जो बिहार के बच्चे बहुत अच्छा होते हुए भी उनको जॉब में या एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आती है, उसमें कहीं ना कहीं धारा प्रवाह अंग्रेजी का नहीं बोल पाना भी एक कारण है। बिकॉज़ जैसे आजकल हम लोग जॉब सेक्टर में कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, टैलेंट है, डिग्री है, बट एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत मेजर पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन का मतलब अंग्रेजी में अपनी बात कह पाना ज़्यादा हो गया, स्पेशली IT सेक्टर में, बिकॉज़ बहुत से जॉब्स IT सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर सेक्टर में हैं, जो उसकी कंपनी हैं IT से रिलेटेड, उसमें बहुत मेजर जॉब्स होते हैं, बट वो सारी कम्युनिकेशन इंग्लिश में होती है। तो जो मेरी जानकारी है कि बिहार में थोड़ी अंग्रेजी की को शायद बिहार बोर्ड या अदरवाइज़ में वो अहमियत नहीं मिलती जो शायद कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, वहाँ के रीजनल बोर्ड्स में शायद मिलती है। तो ये एक कारण है।
जो दूसरा कारण है, मुझे लगा कि जैसे मैं बैंगलोर मैंने घूमा देखा, पुणे देखा, एक एक शहर में 200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। हम इसे लाइक करें या नहीं लाइक करें, इस समय मेजॉरिटी ऑफ जो जॉब क्रिएशन हो रही है वो आईटी सेक्टर में हो रही है, इंजीनियरिंग सेक्टर में हो रही है। आज जो हम भारत को, माननीय प्रधानमंत्री जी, तीसरी अर्थव्यवस्था की हम लोग कगार पे हैं, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे आईटी सेक्टर का है। आईटी सेक्टर के लिए आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। आज बेंगलोर, कर्नाटक जैसे जगहों पे, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा तादाद में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए हैं। आज ही नहीं, करीब ये 30 साल से मैं बता रहा हूँ। मैं जब भी मैं पढ़ने गया था बॉम्बे में मेडिसिन की पढ़ाई, तो भी पुणे में, बॉम्बे में बहुत नंबर ऑफ़ इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत ज़्यादा थे। अनफॉर्चुनेटली मैं कारण नहीं जान सकता या कारण मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता, बिहार में जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एजुकेशन में, शायद उतना नहीं आया है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो बिहार में कम है। तो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग सेक्टर की पढ़ाई का कम होना, कम कॉलेजेस होना, जिसकी वजह से बिहार के बच्चे बाहर जाके इंजीनियरिंग की डिग्रीज हासिल करते हैं, और इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर पाना या उतनी धारा प्रवाह तरीके से नहीं कर पाना, दो बहुत सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो कि मेजर ग्रोथ की आज की नींव है, वो नहीं हो पाई बिहार में। तो वही सर ने हमें बताया कि बिहार में जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बिहार में, जब वो बिहार से दिल्ली जाते हैं या पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, तो उन्हें दिक्कतें आती हैं वहाँ पे काम करने में, इंटरव्यूज़ में उन्हें दिक्कतें आती हैं, कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश को तवज्जो देनी चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। शिक्षा व्यवस्था शायद अच्छी है, अच्छी होगी बिहार की। मैं भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था से ही पढ़ा हूँ, लेकिन जो बिहार के जो मेजॉरिटी बच्चे जहाँ पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय, शायद वहाँ अंग्रेजी मीडियम या इंग्लिश की को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स, जैसा आपने कहा, इंटरव्यूज़ में, कम्युनिकेशन में, मैनेजमेंट के जॉब्स, आईटी के जॉब, सॉफ्टवेयर के जॉब्स, वहाँ बिहार के जो हमारे युवा हैं, जो बिहार के बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, शायद कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। जी, एक और सबसे बड़ी बात ये है कि जीएसटी की बात करते हैं, क्योंकि जीएसटी बैकग्राउंड सर का रहा है, तो कहीं हम 30% देते हैं, कहीं 8%, कहीं 16%। एक तो क्या इसे यूनिफाई नहीं कर सकते, पहले सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि छोटे छोटे बिजनेस हैं और लघु उद्योग वाली बहुत सारी जनसंख्याएं लघु उद्योग के हैं। अब वहाँ के जो लोग होते हैं जिनका जो लघु उद्योग पे फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें उसके जीएसटी के लिए सीए हायर करना पड़ता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जीएसटी में कुछ जब शुरू में लॉन्च हुई थी तो कुछ समस्याएं ज़रूर थीं। अब लेकिन जैसा हम लोग इंटरैक्ट करते हैं ट्रेड से और बाकी लोगों से, जीएसटी में अब चीज़ें काफ़ी सरल हो गई हैं या एक प्रोसेस में हैं, और भी सरल। हर साल इस पे जीएसटी काउंसिल, जो कि एक भारत सरकार के वित्त मंत्री जी का और सारे राज्य सरकारों के वित्त मंत्री का, सबका एक मिलीजुली एक संवैधानिक व्यवस्था है, जहाँ पे इन चीज़ों पे मंथन होता है, इन चीज़ों पे चर्चा होता है, और समय समय पर चीज़ों को और ट्रेड फ्रेंडली करने की दिशा में पहल होती है। जहाँ तक लघु उद्योग की बात है तो 20 लाख तक की छूट है, उससे ऊपर जो है एक सरल सी प्रक्रिया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, उसको और सरल करने के लिए प्रयासरत हैं, और सरल शायद हो आगे की समय में। लेकिन अब ऐसी कोई मेजर दिक्कतें नहीं आती हैं, बिकॉज़ जो हम कंप्लायंस देख रहे हैं, जो जिस तरीके से जीएसटी की ग्रोथ होती है, और छोटे व्यापारियों से हम लोग इंटरेक्शन में रहते हैं, उनकी कोई दिक्कतें होती हैं तो वो हमारे ऑफिस के लोग, हमारे जो कलीग्स हैं, उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा, एक और बात है कि दूध और कुछ खाद्य पदार्थ हैं, उसमें जीएसटी क्या ये सही है?
और दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं रखा गया? देखिए, जैसा मैंने कहा कि इन चीज़ों पे जीएसटी काउंसिल, जो कि एक संवैधानिक बॉडी है, वो मंथन करती है। हर 3 महीने पे उसकी मीटिंग होती है और उस पे हर बार नई चीज़ें आती हैं कि इसको हम और सरल कैसे करें। लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप तरीके में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। आज कोविड के बाद जब विश्व के जो बड़े बड़े देश थे उनकी स्थिति खराब हो गई, आज वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सबसे तेज रफ्तार से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे और अगली वीडियो के लिए डिमांड ज़रूर करें। और मैं आपके साथ ज्योति, और बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।